नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जो विशेषताएं हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान की उत्पत्ति है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, ये अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं रेतीला मैदान के उप विभागों के बारे में। तो इसे कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, ये वाला जो भाग है अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा, इसे क्या कहा गया है? पश्चिमी रेतीला मैदान। क्या कहा गया है? पश्चिमी रेतीला मैदान। अब इसको दो उप विभागों में बांटा गया है, और दो उप विभागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे दो भागों में बांट देती है। दो जो भाग हैं, ये वाला जो भाग है ये कहलाया शुष्क प्रदेश, या इसे रेतीला शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है, और ये वाला भाग कहलाया अर्ध शुष्क प्रदेश। तो देखिए, रेतीला शुष्क प्रदेश ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो देखो, वर्षा रेखा के माध्यम से इनको डिवाइडेशन इनका किया गया है। तो ये 5 से जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यहाँ से लेकर 25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जो भाग है वो कौन सा है? शुष्क प्रदेश का। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जो भाग है वो भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश का। यानी जो अरावली है, अरावली के पश्चिम में जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो देखिए, ये वाला जो शुष्क प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो जो पहला उसे कहा गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है रामगढ़, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। रामगढ़ से पोखरण जैसलमेर के मध्य। अर्थात जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक है? रामगढ़ से पोखरण जैसलमेर के मध्य। इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो विशेष तौर पे, एक तो आकल वुड फॉसिल्स पार्क है। फॉसिल्स पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये आकल गांव जैसलमेर में ही पड़ता है, वो इसी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो कुल मरुस्थल है उसका ये लगभग 41.50% क्षेत्र में यही है जिनमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो देखिए, शुष्क प्रदेशों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और जो दूसरा है वो है जिसे कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाया? मरुस्थलीय। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है बालू का स्तूप प्रदेश। यानी जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसी में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अर्थात बालू का स्तूपों की प्रधानता है। बालू का
स्तूप इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा खडीन इसी में पाई जाती है, रन इसी में पाए जाते हैं। तो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दो भागों में बांटा गया है। अब जान लेते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। तो अर्ध शुष्क प्रदेशों को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है घग्गर बेसिन। इसमें दो जिले आते हैं, जिसमें से एक है ये गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। यानी जो घग्गर नदी बहती है इन जिलों में, तो इन्हीं जिलों के अंतर्गत ये है घग्गर बेसिन है। ऐसे के ऐसे ही जो दूसरा है वो है शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, इसके अंतर्गत तीन जिले आते हैं जो शेखावाटी के हैं, चूरू, एक है झुंझुनू और एक है सीकर। तो शेखावाटी बेसिन के अंतर्गत तीन जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर। एक है नागौरी बेसिन। नागौरी बेसिन, इसके अंतर्गत एक ही जिला आता है, वो है नागौर जिला। और ये लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के अंतर्गत ये चार जिले आते हैं, जिसमें एक तो है जोधपुर, इसके अलावा ये यहाँ का पाली, इधर जालोर और ये बाड़मेर। इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है लूनी बेसिन को, यह है गोडवार प्रदेश या गोडवार प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोडवार प्रदेश है, तो गोडवार प्रदेश कौन सा है? जो लूनी बेसिन का क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? गोडवार प्रदेश। ऐसे कैसे ही बांगर प्रदेश जो शेखावाटी का इलाका है, शेखावाटी बेसिन है, इसका बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इसे पुनः समझते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है, और जो दो भाग हैं जो कौन सी वर्षा रेखा से, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के माध्यम से इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जो कि है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो रामगढ़ से पोखरण जैसलमेर के मध्य स्थित है, और दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेश या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जो कि इसी के अंतर्गत बालू का स्तूप आते हैं, खडीन आती है, रन आते हैं। ऐसे के ऐसे ही ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक है। इसके अंतर्गत चार बेसिन है प्रमुखतया। घग्गर बेसिन जो गंगानगर हनुमानगढ़ तक है, शेखावाटी बेसिन चूरू झुंझुनू सीकर तक है, नागौरी बेसिन नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, और लूनी बेसिन जोधपुर पाली जालोर और बाड़मेर में है, जिसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं बालू का स्तूपों के बारे में, खडीन के बारे में और रन के बारे में। तो बालू का स्तूप क्या है, क्या क्या इनके प्रकार हैं, तो उनके बारे में अभी जानते हैं। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए जान लेते हैं बालू का स्तूपों के बारे में। तो देखो, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जो प्रमुखतया पाए जाते हैं वो होते हैं बालू का स्तूप। तो पढ़ते हैं बालू का स्तूप, इनके कितने प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जो प्रमुखतया जो पाया जाता है वो पाया जाता है बरखान। बरखान, जो बरखान बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक गतिशील होता है। इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है सर्वाधिक गतिशील, और ये अर्धचंद्राकार होते हैं। अर्धचंद्राकार,
अर्धचंद्राकार। अर्थात देखिए कि जैसे ये पवनों की दिशाएं हैं ये, तो ये इस प्रकार से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी पवनों की दिशा में इस प्रकार से ये बालू का स्तूप बनते हैं जो कि अर्धचंद्राकार होते हैं। और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो बरखान है जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं चूरू में। यानी अगर जिला पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, चूरू। और एक प्रकार से ये शेखावाटी जो क्षेत्र है जिसमें चूरू है, झुंझुनू है और सीकर है, इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगर पश्चिम में पूछ लिया जाए तो ये जैसलमेर वाला इलाका है, जैसलमेर पश्चिम भाग में, जैसलमेर में भी बरखान पाए जाते हैं। तो बरखान के बारे में अगर प्रश्न आता है तो बरखान क्या है, पवनों की दिशा में जो बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो कि सर्वाधिक गतिशील होते हैं और जो सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, और विशेषकर जो जिला है वो कौन सा है, चूरू, और पश्चिम में जैसलमेर में। तो देखिए ये हो गए बरखान बालू का स्तूप। और इनके जस्ट उल्टा जो पाया जाता है वो कहलाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप यही है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये जो इनकी आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी जो आकृति है वो है हेयर बैंड की आकृति, हेयर बैंड आकृति। इनमें पवनों की दिशा इधर से होती है और इस प्रकार की आकृति ये बना लेते हैं, तो ये कहलाते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो कि बरखान के जस्ट उल्टा है। आगे बालू का स्तूपों के बारे में, तो अगला आता है दूसरा, वो बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं ये जैसलमेर में, जैसलमेर में। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये क्या है, पवनों की दिशा में समानांतर होते हैं। अर्थात जैसे पवनों की दिशाएं हैं, यहाँ बना देते हैं इसे, ये पवनों की दिशा है, तो इनके ये समानांतर इस प्रकार ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और इन्हीं को और नामों से भी जाना जाता है, जो एक नाम है सीप, इन्हीं को कहा जाता है। ऐसे कैसे, रेखीय, रेखीय बालू का स्तूप, और एक और नाम है देशांतरीय बालू का स्तूप। तो देखिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं और ये पवनों की दिशा में समानांतर बनते हैं। इसी वजह से इनको रेखीय और देशांतरीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है और सीप बालू का स्तूप भी इन्हें कहा। तो बालू का स्तूपों का जो तीसरा प्रकार है वो है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में समकोण बनते हैं। याद रखना, समकोण, अर्थात पवनों की दिशा इस प्रकार रहेगी तो ये बालू का स्तूप इस प्रकार बनेंगे। ये सर्वाधिक ये बाड़मेर में पाया जाता है। कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर जिले में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो देखिए, और अगर प्रश्न आ जाता है कि बरखान, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तीनों प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जिला है जोधपुर। जोधपुर में ये तीनों बालू का स्तूप पाए जाते हैं।
ऐसे कैसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बालूका स्तूपों वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर में सर्वाधिक बालूका स्तूप पाए जाते हैं। तो बालूका स्तूपों में चौथा जो प्रकार है वो है तारा बालूका स्तूप। तारा बालूका स्तूप, ये तारा बालूका स्तूप है। ये इस प्रकार से तारे की आकृति से, ये जो तारे की आकृति है उस प्रकार ये बनते हैं। इनमें बनने के पीछे एक विशेषता ये रहती है कि देखिए कि जहाँ पर हवा या वायु चारों दिशाओं में या इससे ये इस प्रकार से बहती है, तो वहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, तारा बालूका स्तूप, अर्थात तारे की आकृति। तो तारे की आकृति के जैसे जो बनता है, इसमें क्या है, जो हवा है वो चारों तरफ बहती है, इस वजह से इस प्रकार के बालूका स्तूप बन जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो प्रमुख रूप से बनते हैं वो देखो, ये पोखरण हो गया, मोहनगढ़ हो गया जो जैसलमेर में है, इसके अलावा सूरतगढ़ जो गंगानगर में है, गंगानगर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनते हैं। और ये सूरतगढ़ में, जैसलमेर में, जिसमें विशेषकर पोखरण, मोहनगढ़ क्षेत्र हो गया, रामगढ़ क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में तारा बालूका स्तूप पाए जाते हैं। अब देखिए अगला जो बालूका स्तूप है वो है सब्र काफिज। जो सब्र काफिज है ये क्या है, एक अंडाकार आकृति के बालूका स्तूप होते हैं। इन्हें गोलाकार या अंडाकार आकृति भी इनको कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बालूका स्तूप है वो छोटी छोटी झाड़ियाँ, जैसे ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई या कुछ छोटे छोटे पेड़ हो गए, तो उनके आसपास जो बालूकाएँ आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसके